इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 9 शासक और इतिवृत्त भाग 5। इसमें हम मुगल दरबार से शुरुआत करते हैं। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो शासक पर केंद्रित जो भी दरबार लगते थे शासक पर ही केंद्रित होते थे। जो भी राजा होगा उसी पर केंद्रित रहता था हमेशा। तो शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया था। साफ साफ आप समझ सकते हो कि एक तरीके से शासक के हृदय के रूप में उनका भौतिक व्यवस्था सामने हर किसी को लगता है। तो जैसा राजा होगा वैसा ही उनका दरबार लगेगा, जैसा उनका व्यवहार होगा उनका दरबार का सारा बंदोबस्त भी वैसा ही होगा। इसका केंद्र बिंदु इस प्रकार राज सिंहासन अथवा तख्त था, और केंद्र बिंदु था राज सिंहासन हो जाए चाहे तख्त, मतलब जिस पर वो लोग बैठते थे, राजा जिस पर बैठते थे, जिसने संप्रभु के कार्य को भौतिक रूप प्रदान किया था, पूरे राज्य को एक भौतिक रूप के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जा सकता था जिस पर धरती टिकी हुई है। ऐसे देखा जा सकता जिस तरह एक शेषनाग के फन पर चाहे एक स्तर पर धरती टिकी हुई है, वैसे ही उस सिंहासन के वजह से पूरा साम्राज्य टिका हुआ है, ऐसा लोग मान लेते थे। आगे देखते हैं। तो सहस्त्रविदों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी शासक की क्रांति को सूर्य की क्रांति से पृथक करने वाली मानी जाती है। यहाँ पर साफ आप समझो तो सहस्त्राब्दी का मतलब वो सैकड़ों वर्ष, चाहे इसको हजारों वर्ष में आप ले सकते हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में आज कई शताब्दियों से यहाँ पर राजतंत्र कायम था। सतयुग की बात आ गई, त्रेता युग की बात आ गई, द्वापर की बात आ गई, कलयुग की बात आ गई। हमने बहुत जगह पर देखा भी है, राजतंत्र का प्रतीक देखा है। हमने राम युग देखा, द्वापर युग देखा, तो उसमें हमको समझ में आया कि भैया एक राजा होता था, बाकी सब प्रजा होते थे, राजा राजा लड़ेंगे, बाकी सब ऐसे ही मारे जाते थे। तो शासक की क्रांति को सूर्य की क्रांति से यहाँ पर बराबरी कर दिया गया, पृथक करने वाली मानी जाती है कि भैया वो शासक की क्रांति सूर्य की क्रांति जैसा ही होगा। और इतिहासों ने, इतिवृत्तों मतलब इतिहासों ने मुगल सम्राट कौन सा होता है, मुगल जितने भी थे ना, सब जितने भी अलग अलग श्रेणियों बटे हुए थे, चाहे वो भाई ही काहे ना हो जाए, तो सम्राट वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों को बड़ी सुस्पष्टता से सामने रखा है कि किसी को कोई भी गलतफहमी ना हो, कोई भी ऊपर नीचे उठाव चढ़ाव ना हो कि हमारा साम्राज्य टूट जाए। तो दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित नहीं होती थी, किसी की औकात इस बात से निर्धारित नहीं होती थी कि वह शासक के कितना पास और कितना दूर बैठा है। उसके पद के अनुसार उसका बताया जाता था कि वो कितनी हैसियत है, कितनी औकात है उसकी। तो किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नजर में उसकी महत्वता का प्रतीक था। जितना बढ़िया उसको प्रतीक मिलेगा, जितना उसका महत्व होगा, जो उसको पद मिला है वो बादशाह से उतना ही नजदीक है, चाहे वो कहीं बैठे। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था, कोई भी बादशाह अपने सिंहासन पर बैठ जाता था, तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी, और न ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता है। बैठ गया तो बैठ गया, उसके बाद तुम नहीं उठ सकते बाबू, बैठा रहो उसी तरह। और ये दरबारे अकबरी, अकबर के दरबार में बताया गया है, जो मैंने पिछले भाग में, भाग 4 में मैंने बता दिया है। अंतिम वाला पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब जो भी दरबार की बात आ जाती है तो दरबार का एक अलग ही कानून हुआ करता था। चाहे आज पार्लियामेंट, राज्यसभा काहे ना हो जाए, लोकसभा काहे ना हो जाए, विधानसभा काहे ना हो, इसका भी एक नियम है कि वहां पर आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते हो। तो दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन, शिष्टाचार तथा बोलने के ध्यान पूर्वक निर्धारित किए गए नियमों द्वारा होता था। जैसा शिष्टाचार वो लोग चाहेंगे, जैसा व्यवहार चाहेंगे वैसा ही करोगे। शिष्टाचार भी वैसे बोलने के ध्यान पूर्वक निर्धारित जो प्रक्रिया होती थी वैसे ही लोग बोलते थे। आदरणीय महोदया, सभापति जी, स्पीकर महोदय, सर, डियर सर, तो ऐसे शब्द वहां पर उच्चारण करने पड़ते हैं अपने स्पीकर को, मतलब सामने वाले अध्यक्ष को
बोलने के लिए। महामहिम, माननीय अध्यक्ष महोदय, महोदय, तो ऐसे शब्द को उच्चारण करते हैं। उसके बाद अपनी वाणी को वहां पर बोलते हैं लोग, और फिर बोलते हैं कि अंत में हम अपने वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। और दरबार के अंदर शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर ध्यान दिया जाता था कि थोड़ा सा भी आपसे उल्लंघन कुछ भी हो गया, गलती हो गया, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और उस व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाएगा। नो कानून नो फौजदारी, तुम बेटा ये किए, जाओ बर्खास्त, इतने दिन के लिए तुम बर्खास्त यहाँ से। शासक को किए गए अभिवादन के तरीके से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था कि किस तरह अभिवादन कर रहा है। जैसा सलामी ठोकेगा वैसा ही उसका पद होगा। नेवी वाले आज सलामी अलग ठोकते हैं, थल सेना अलग ठोकते हैं, वायु वाले अलग ठोकते हैं, आपका जो गार्ड हो गया गार्ड अलग सलामी ठोकता है। तो उन सबका नियम होता है। तो उस समय भी उन लोगों का नियम होता था कि जो बड़े पोस्ट वाले होंगे थोड़ा सिर झुकाएंगे, सबसे नीचे वाले होंगे पूरा सिर झुकाकर पूरा हाथ मारेंगे। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था, जितना भी झुककर अभिवादन किया जाता था, उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी। मतलब जिसके सामने लोग ज्यादा झुकेंगे उसकी हैसियत ज्यादा है। राजा के सामने सब ज्यादा झुकते थे, मतलब राजा की हैसियत ज्यादा थी। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप क्या था? सिजदा या दंडवत लेटना था। और सबसे ज्यादा उच्चतम रूप जो था ना, बैठकर सिर झुकाकर प्रणाम करना, चाहे लेट जाना, लेट कर प्रणाम करना, जुहार हो प्रभु जुहार हो, ऐसे। तो यहाँ पर आ जाता है शाहजहां। तो शाहजहां के शासन काल में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम, मतलब सलामी ठोकने के 4 तस्लीम और जमीबोसी मतलब जमीन चूमने के तरीके यहाँ पर अपनाए जाते थे। तो अलग अलग इनका पूरा ब्यौरा था कि कैसे कैसे किया जाएगा, और ऐसे ही उसे सबको करना था। आगे देखिएगा तो मुगल दरबार में राजनीतिक दूतों संबंधित जितने भी दूत होते थे ना, तो राजनीतिक, चाहे यहाँ पर राजनयिक लिखा है, तो राजनयिक दूतों संबंधित न्यायचारों में भी ऐसे ही सुस्पष्टता थी कि भैया ऐसे ऐसे आपको करना है। मुगल बादशाहों के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत, जो मुगल बादशाह के सामने राजदूत प्रस्तुत होते थे, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के मान्य रूपों से मुगल दरबार से काट देना और गैप भी काट देना। तो आप समझ गए होंगे अभी तक ले कैसे कैसे लोग सलामी देने का, किसी का अभिवादन करने का नियम था उस समय। ये देख सकते हैं अभिवादन का 4 तस्लीम तरीका दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता था। दाएं हाथ को जमीन पर रखो, उससे शुरू हो जाता था। और इसमें तलहटी ऊपर की ओर होती है। अब इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता है तथा तलहटी को सिर के ऊपर रखता है। और ऐसी तस्लीम मतलब ऐसा अभिवादन 4 बार की जाती है। तस्लीम का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मनिवेदन है, मतलब हम आपके सामने क्या करते हैं, हम आपके सामने गुलाम है, तो भैया गुलाम का मुहर लगाते हैं कि हम गुलाम हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं। आगे है यहाँ पर शबे बारात का मतलब मैं बताऊंगा, पहले ये बता देता हूँ। मुगल दरबार में राजनयिक दूतों संबंधित, जो भी राजनयिक दूत हुआ करते थे, उनसे संबंधित न्यायचारों में भी ऐसे ही शिष्टाचार थी कि वो लोग भी, उनका एक अलग श्रेणी था, वैसे वो लोग करेंगे। आप ध्यान दोगे तो बाहुबली फिल्म देखे होगा ना, बाहुबली 1 बाहुबली 2, तो उसमें किस तरह जब बाहुबली खानदान का कोई भी आता है, महिष्मती खानदान का, चाहे युवराज हो गया चाहे दोनों हो गए, तो उसके सामने लोग बैठ जाते हैं। बैठकर अपना तलवार नीचे रखकर वो सिर पर झुकाते हैं, उसके बाद से नीचे वो मुट्ठी बांधकर हाथ पेट पर रखते हैं ना, छाती पे। हाँ, तो वैसे ही उन लोगों का सलामी ठोकने का नतीजा था, वो उन लोग का था कि भैया ऐसे सलामी ठोकना है, ऐसे सलामी देना, ऐसे राजा के सामने झुकना है, अभिवादन करना है।
और चाहे तलवार सामने रखकर करेंगे। लेकिन मुगलों का था भाई अलग था, इनका मुसलमान थे तो इन लोगों को अलग होना चाहिए, अलग था इन लोगों का। तो जैसा राजा वैसा उनका सलामी अभिवादन करने का तरीका, तो ये पहले ही तय कर दिया जाता था कि ऐसे ऐसे आपको करना ही है। मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के मान्य रूपों में से एक या तो बहुत झुककर अथवा जमीन को चूमकर अथवा फारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ रखकर, हाथ बांधकर, यहाँ बांधकर है, हाथ बांधकर तरीके से अभिवादन करेगा। मतलब सामने बैठेगा, झुकेगा और छाती पर हाथ रखकर मुट्ठी बांधकर, दोनों हाथ बांधकर। तो ये फारसी रिवाज हुआ करते थे। तो आप बहुत सारा मूवीज देखोगे जो अफगानिस्तान का, काबुल का होगा, तो वहां पर लोग इस तरह पूरा दोनों हाथ को क्रॉस जैसा करके छाती पर रखते हैं और ऐसा अभिवादन करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो उन लोगों का अभिवादन करना था, चाहे सिर झुका कर करे, पूरा कमर झुका कर करे। तो इन लोगों का भी था कि अब भैया आपको जिस तरह करना है करो, लेकिन आप चुन लेना कौन सा करोगे, और जो भी करोगे आप उसी दल का कहलाओगे। कि हर दल को अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया था कि तुमको ये सलामी ठोकना है, तुमको वो सलामी देना है। वैसे ही 21 तोपों की सलामी तो आपको पता ही है, तो बस वैसे ही समझ के चल लो। तो जेम्स वन कौन था? एक अंग्रेजी दूत था। तो जेम्स वन के अंग्रेज दूत टॉमस रो ने, जेम्स वन के अंग्रेजी दूत था टॉमस रो। तो जेम्स वन राजा था वहां का, कहाँ का? अंग्रेज का। अंग्रेज मतलब ब्रिटेन का राजा था वो। तो उसने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया था, जिस तरह यूरोप में लोग करते हैं, और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह किया कि भैया मेरे को कुर्सी उर्सी दो, मैं बैठूंगा वहां पे, तब बताऊंगा। तो दरबार को अचंभित कर दिया। उसने ऐसा कहा तो दरबार को अचंभित कर दिया, कि इनके तरफ होता था कोई भी आएगा तो बात करेगा, तब उसके पास बैठने की इजाजत मिलती थी। लेकिन ये पहले ही बोल दिया कुर्सी उर्सी दो, मैं बैठूंगा, सिंहासन मुझे चाहिए। इस तरह बजरंग बली गए, तो उन्होंने बोला कि भैया दो, नहीं दिया तो भैया तहलका मचा दिए। और बाली का बेटा अंगद गया, तो उसने ही बोला कि भैया मेरे को कुर्सी उर्सी दो बैठने के लिए, हमें चाहिए। तो नहीं दिया तो पूंछे निकाल कर वो बैठ गया ऊपर अंगद। तो बस ऐसे ही नियम हुआ करते थे कि दूत को राजा के बराबर में बैठकर समाचार बोलने का हक होता है। नियम भी यही होता है। तो आप यहाँ शब बारात का मतलब समझ लो। शब बारात तो मतलब हिजरी कैलेंडर। तो आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हिजरी कैलेंडर चलता है, काबुल में चलता है, ईरान में चलता है, जहां भी मुस्लिम राज्य है वहां पर हिजरी कैलेंडर चलता है। तो हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को, कितना? 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि है, ठीक है, शब बारात के दिन, ठीक है, हिजरी कैलेंडर के अनुसार। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रार्थनाओं और आतिशबाजियों मतलब सब बमबारी, तो आतिशबाजियों के खेल द्वारा इन दिन को मनाया जाता था। मतलब एकदम धूमधाम से लोग मनाते थे, बम फोड़ फाड़ कर आतिशबाजी। ऐसा माना जाता था कि इस रात मुसलमानों के लिए आगे आने वाले वर्षों का भाग्य निर्धारित होता था, चाहे होता कि भैया ऐसा ऐसा होगा। और जितने भी पाप किया रहता था लोग, तो सारा पाप माफ कर दिए जाते थे शब बारात के दिन। इसलिए शब बारात के दिन आप देखना अपने अपने इलाके में किस तरह धूमधाम मचता है। तो शब बारात में लोग तजिया ले जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारे नियम उन लोगों का होता था। झूम झा मजा आ जाता था उन लोगों के, मतलब उन लोगों के रूप से देखा जाए, मुसलमानी रूप से, कि शब बारात की रात को बहुत मजा आता था। जिस तरह हम लोग को महाशिवरात्रि के दिन आता है जब शिव जी का बारात निकलता है, तो वैसे ही इन लोगों का भी एक हिजरी कैलेंडर के अनुसार उन लोगों का बारात निकलता है, उन लोगों का जुलूस निकलता है। तो वही जुलूस में लोग बहुत मजे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दरबार अचंभित हुआ था, क्या होता है। बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था। शुरुआत करेगा, पहले धार्मिक उन लोगों का प्रार्थना होता था, सूर्योदय के समय नमाज पढ़ना होता था,
करेगा और इसके बाद वह पूरब की ओर मुंह किए, पूरब के तरफ मुंह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में जाता था। वहां पर नीचे पूरे लोग खड़ा होते थे। तो इसके नीचे लोगों की भीड़, सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चों के साथ साथ औरतें बादशाह के एक झलक पाने के लिए इंतजार करती थी। अकबर द्वारा शुरू की गई इस झरोखे दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था कि भैया अपनी शाही सत्ता को और ज्यादा फैलाना है तो झरोखे की शुरुआत किया करो, नजर आओ सबके सामने, रोज का रोज आओ, इसी समय आओ, इसी समय जाओ, और रोज एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर रतन जड़ित सिंहासन। अब पहले का राजा जिस पर बैठता था भैया वो तो सिंहासन कम थोड़े होगा, पूरा सोना चांदी हीरा मोती से बना रहता था। जिस पर भगवान श्री कृष्ण बैठते थे वो तो पूरा का पूरा मोती और हीरा का ही बना हुआ सिंहासन था जी। ऐसा मालूम चलता है, आप बहुत सारे बात सुनोगे तो उसमें मालूम चलेगा। आप पूरा भगवत गीता तो नहीं लेकिन कृष्ण लीला पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। शायद मैं भी पढ़ रहा हूँ, मुझे भी शायद लाइन दिखे तो मैं बताऊं आपको। आगरा, तो आगरा महल के सार्वजनिक सभा भवन में जहां पर दरबार लगता था रखे शाहजहां के रतन जड़ित सिंहासन तख्ते मुर्सा। तो तख्ते मुर्से के बारे में बादशाह नामा में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो उनका सिंहासन था तो भैया सिंहासन भी बहुत भव्य होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंहासन की भव्य संरचना में एक छतरी है, ऊपर के समय में एक छतरी है जो द्वास कोणीय स्तंभों पर टिकी हुई है। दो कोनों पर वो टिका हुआ है, स्तंभ लेकर गया ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई सीढ़ियों से गुंबद तक मतलब 5 क्यूबिट लगभग 10 फुट है। तो सिंहासन से लेकर ऊपर तक 10 फुट तक ले समझो कि वो सिंहासन के ऊपर छतरी लगा हुआ है। अपने राज्यरोहण मतलब राज्य अभिषेक के समय महामहिम ने मतलब शाहजहां ने यह आदेश दिया था कि 86 लाख रुपए के रत्न तथा बहुमूल्य पत्थर और 1 लाख तोला सोना जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है, इससे हमारा सिंहासन सजाया जाए। तो करीब करीब यहाँ पर ये 100 लाख रुपया उस समय खर्चा किया गया था। कितना? 100 लाख रुपया, 100 लाख रुपया खर्चा किया गया था केवल सिंहासन को सजाने के लिए। भैया सिंहासन सजाओगे तो मजदूरी नहीं लगेगा। तो 14 इस तरह हो गया, 86 इस तरह, 1 लाख हो गया और 100 तेहिंग हो गया था, ठीक है। तो 100 लाख तो ऐसे ही खर्चा हो गया सब सामान लाने में, मजदूरी लग जाएगा करीबन 2 लाख तक मजदूरी। तो 102 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा इनके सिंहासन को बनाने में। तो सिंहासन की साज सज्जा में 7 वर्ष लग गए, सिंहासन बनाने में 7 वर्ष लग गया, जिसकी सजावट में प्रयुक्त हुए बहुमूल्य पत्थरों में रूबी था। समझो कि रूबी बहुत महंगा पत्थर होता है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी और जिसे शाह अब्बास सफावी, नाम समझो यहाँ पे, शाह अब्बास सफावी ने दिवंगत बादशाह जहांगीर को भेजा था। ये तो जहांगीर को भेजा गया था, लेकिन उसके बाद तो भैया इनको लगा दिया गया इनके सिंहासन में। और इस रूबी पर महान बादशाह तैमूर, जिसको तिमूर यहाँ पर बोला जा रहा है, तो तिमूर साहिबे किरान, तिमूर साहिबे किरान मतलब मिर्जा शाह खुरूज, मिर्जा शाह खुरूज, मिर्जा उल्लुग बेग और शाह अब्बास के साथ साथ अकबर, शाह अब्बास के साथ साथ अकबर जहांगीर और स्वयं महामहिम के नाम अंकित किए गए थे इस पर सिंहासन पे। और रूबी पर भी साफ साफ नाम उन लोगों का लिखा गया था। तो समझो ये कितना खास होगा वो पूरा रूबी। लाल कलर का रूबी हुआ करता था। ऐसे अलग अलग कलर में भी रूबी मिलते हैं, लेकिन लाल कलर वाला रूबी बहुत अचानक दिखता है और बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर सुंदर। आपने कभी देखा नहीं होगा, आप अभी गूगल पर सर्च करो रूबी इमेज, रूबी इमेज, तो रूबी का फोटो आएगा, लाल लाल ब्लू ब्लू पीला पीला सब दिखेगा, मजा आएगा देखने में। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देख सकते हो छतरी के ऊपर मैंने बात किया था, छतरी आपको दिख रहा है ना सामने ऊपर, हाँ इसी छतरी की बात कर रहे हैं। तो ये 2-2 खंभे पर खड़ा है, मतलब 4 खंभे पर इसको बनाया गया है
और सीढ़ी से ऊपर देख लो, ऊपर तक ले टिका हुआ है। इसकी हाइट करीबन 10 फुट हुआ करती थी और ये पूरा सिंहासन सोना चांदी से हीरा मोती से सजा दिया गया था। तो ये चित्र 9.9 है। आगरा में विवाह से पूर्व, आगरा में इनका विवाह नहीं हुआ था, तो विवाह से पूर्व, विवाह से पहले शहजादे औरंगजेब का सम्मान करते हुए शाहजहां बादशाहनामा में प्रयाग द्वारा दी गई चित्रकारी को यहाँ पर भेंट किया जाता है। उसी चित्रकारी को हमें सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसमें देखो राजकुमार औरंगजेब कौन है, तो राजकुमार औरंगजेब ये है जो बात सुन रहा है, और ये शाहजहां है। देखो ये लोग ठीक तरीके से अगर शासन करते ना, राजपाट करते, इन लोगों की सत्ता कभी जाती ही नहीं। लेकिन ये लोग ऐसे पनौती इंसान, बिना दिमाग के सोचने वाले इंसान, दिमाग से सोचते तो थोड़ा अच्छा अच्छा कांड करते, लेकिन ये तो सोचने वाले नहीं थे। नहीं सोचे तो गए चुल्लू भर पानी में, और इन लोगों का पूरा कुल खत्म हो गया। तो बादशाह की पहचान कीजिए, सामने बैठा है। औरंगजेब को एक पीला जामा के ऊपर दिखाया गया है, सामने पीला जामा में औरंगजेब हिले है भैया। चलिए इसके आगे देखते हैं दूसरी बात। तस्वीर तो हो गया, तस्वीर के नीचे देखो यहाँ पर 9.10 तो इसमें जश्न वजन अथवा ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, अथवा तुलादान। तुलादान मतलब इतना जितना आपका वजन होगा उतना उस पर धनराशि होगी और सारा धनराशि गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो तुलादान समारोह में शहजादे खुर्रम को बहुमूल्य धातुओं से तौला जाना जहांगीर के स्मरणों से है। तो जहांगीर का बेटा था खुर्रम, कि अब किसका बेटा था खुर्रम, लेकिन जहांगीर का स्मरण में यह लिखा गया है कि शहजादे खुर्रम का तुलादान किया जा रहा है। इनको जोखा जाएगा, उतना पैसा सब दान कर दिए जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो बहुत बढ़िया। सुबह का नमाज खत्म हो जाने के बाद, नमाज जब खत्म हो जाता था तो झरोखे में आते थे। झरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह जो भी था, तो बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्य के संचालन हेतु वहां से निकलेगा और सार्वजनिक सभा भवन दीवाने आम, दरबार को दीवाने आम बोला जाता था, तो दीवाने आम में आ जाता था। वहां पाने के बाद वहां राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे कि भैया ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा करना है, तथा निवेदन करते थे। 2 घंटे बाद बादशाह दीवाने खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था, और राज्य के वरिष्ठ मंत्री, जो भी बड़े बड़े मंत्री होते थे, तो राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे, और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा वहां पर देते थे कि ऐसा ऐसा खर्चा हुआ, ऐसा ऐसा बात है, पूरा वहां पर डिटेल्स इनको मिलता था। और कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्य अथवा वस्तुकारों, जैसे मीमार, तो मीमार के द्वारा बनाए गई इमारतों के नक्शे चाहे नक्शों को देखता था। ऐसा ऐसा बना है तो उसको देखकर उसके बाद से कंफर्म करना था। तो सिंहासन आरोहण मतलब सिंहासन पर बैठा हुआ, तो सिंहासन आरोहण की वर्षगांठ और राजा का वर्षगांठ मतलब जन्मदिन, तो उसका नहीं, वर्षगांठ राजा का नहीं होता था। जितना दिन राजा था वो 1 साल हो गया तो वर्षगांठ मनाते थे। तो उसका ईद, शब बारात तथा होली, तो होली भी ये लोग मनाते थे, लेकिन होली में ये लोग दूसरा काम करते थे। अब क्या करते थे तो मैंने आज तक देखा नहीं है, लेकिन आज होली में हम जो खेलते हैं अबीर गुलाल, वो भी खेलते थे, क्योंकि उनकी अम्मी जान, दादी जान कौन थी? जोधा बेगम। तो जोधा बेगम की वजह से सब कुछ करना पड़ता था इन लोगों को। तो सब बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था, एकदम पूरा जीवन। और सजे हुए डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियां, और समझो कि पूरा डिब्बा जो जलता था ना हमेशा, उस मोमबत्ती एकदम सुगंधित एकदम महकने वाला मोमबत्ती उसमें डाला जाता था। और महल की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे वदनवार, जिस तरह हम लोग झालर लटकाते हैं उस तरह वो लोग रंग बिरंगी कुछ लटकाते थे चमकने के लिए। तो बदनवार उनका नाम था, आने वालों पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ता था। और वो जो बदनवार लोग देखता था उस पर इतना बढ़िया लगता था ना कि लोग आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यचकित हो जाते थे।
मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाया करते थे। कौन कौन? सूर्य वर्ष, चंद्र वर्ष, तो ये तो इति हो गया ना, तो इनके अनुसार मनाए जाते थे। 3 त्योहार मनाते थे सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार। शासक का जन्मदिन, वसंत आगमन, पानी बरसने से पहले, जिस तरह हम लोग सावन मनाते हैं, तो वसंत आगमन पर फारसी नववर्ष, ये लोग फारसी नववर्ष मनाते थे, नया साल। तो जन्मदिन राजा का, नया साल, और आगे मनाते थे ये लोग। शाही परिवार में विवाह का आयोजन काफी खर्चीला होता था। जितना आज बिजनेसमैन लोग करता है, पहले के ये लोग कर डालते थे। तो ये देखो यहाँ पर जंग की शुरुआत है, जंग लड़ी जा रही है, जंग नहीं बारात जा रही है भैया, बारात जा रही है। तस्वीर देखो, ये बारात जा रही है, आगे मिठाई, पीछे घोड़ा, पूरा एकदम साजो शौकत से लोग जा रहे हैं। ये दरबार है, उसके नीचे इधर भेंट हो रही है, भेंट के नीचे सब मुलाकात हो रहा है। तो ये चित्र 9/11 जो है, और 9/11 के बारे में कुछ लिखा तो नहीं गया है यहाँ पर, लेकिन शायद हमें बाद में पढ़ने को मिले इसके बारे में। लेकिन ये 9/11 को है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि दारा किस्सोह का बरा, ये विवाह का बारात जा रहा है। किसका? दारा सिको। चलिए यहाँ पर बारात के आगे पढ़ लेते हैं। तो 1633 में दारा किस्सो कौन था भैया? तो दारा किस्सो जो भी होगा, ये शाहजहां के समय का बात है, तो कुछ ना कुछ तो हो गए। तो उनका नाम था परवेज की पुत्री। समझो यहाँ पर कि दारा सिको और नादिरा कौन? राजकुमार परवेज की पुत्री थी वह। समझो कि राजकुमार परवेज की पुत्री, शाहजहां की पोती। तो उसके विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहांआरा और दिवंगत महारानी मर गई थी, जो मुमताज महल की मुख्य नौकरानी सती उन निशा खानूम द्वारा की गई थी। पूरी जितनी भी तैयारी थी, जहांआरा किसकी बेटी? शाहजहां की बेटी, और मरी हुई महारानी मुमताज। तो मुमताज महल की जो प्रमुख नौकरानी हुआ करती थी, इन दोनों के मिली जुली के वजह से पूरा अरेंजमेंट किया गया था। और शादी के उपहारों के दर्शन की, यहाँ पर प्रदर्शन तो हुए ही थे, तो शादी के जितने भी उपहार थे, तो उपहारों के प्रदर्शन की व्यवस्था दीवाने आम में की गई थी। तो दीवाने आम में ही पूरा हर चीज हुआ करता था, और अच्छा लगता था कि दीवाने आम बड़ा था, उसमें सब काम आसानी से हो सकता था। और बादशाह तथा हर्रम की स्त्रियां दोपहर में इसे देखने के लिए आईं, सब कोई आया, तथा शाम के समय अभिजात यहाँ आए थे। अभिजात मतलब बाहर के लोग, बाकी लोग भी यहाँ पर आए हैं। और दुल्हन के माँ ने और बाकी लोग कौन? वही दरबार के लोग जिसको आने की इजाजत थी वहां पे। और दुल्हन की माँ ने भी इस तरीके की विशाल कक्ष में, बड़ा सा कक्ष में उपहारों को सजाया था। शाहजहां इन्हें देखने के लिए वहां गया कि भैया क्या क्या बात है, देख कर आते हैं। हिनाबंदी मतलब मेहंदी लगाना, मेहंदी रस्म। तो मेहंदी की रस्म दीवाने खास में अदा की गई थी, और मेहंदी का रस्म इन लोगों में खास होता है, इसलिए ये पूरा धूमधाम से करते हैं। और दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान, इलायची तथा मेवे बांटे गए थे। क्या पान, इलायची और मेवे बांटे गए थे पूरा दरबार में। और विवाह पर कुल 32 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितना? 32 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से थे, 16 लाख रुपए जहांआरा मुमताज महल द्वारा आरंभ में अलग से रखे गए रुपए को मिलाते हुए। तो 16 लाख वो, 6 लाख ये, कुल मिलाकर हो गया कितना? 22 लाख रुपया। और 32 लाख कहां से आया? और देखो यहाँ पे, और शेष दुल्हन की माँ द्वारा दिए गए थे, और 10 लाख दुल्हन की माँ दी थी दहेज के रूप में। तो बादशाहनामा से लिए गए इन चित्रों में, बादशाहनामा में जो ये चित्र दिया गया है, तो लिए गए इन चित्रों में इस अवसर से जुड़ी कुछ गतिविधियों को यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे में नृत्य से लेकर सब चीज यहाँ पर दिखाए गए ना जी। तो चित्र में आप जो देख रहे हैं उसका वर्णन आप आसानी से कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ये देखो आगे मिठाइयाँ जा रही हैं, सब लोग मिठाई लिए हुए कंधे पर जा रहे हैं। इधर सैनिक से सुरक्षा देते जा रहे हैं, पीछे से भी पूरा सैनिक यहाँ पर लगे हुए हैं।
इधर बात हो गई, तय हो गई, ये करना है, वैसा ऐसा होगा, सब चीज तय हो गया। नीचे ये लोग मेल फिट कर लिए कि भैया चलो रिश्ता पक्का हो गया जी, अब आगे की बात आगे देखे जाएंगे। और नीचे नृत्य गान हो रहा है, मतलब जिस तरह दुआरी लगता है तो लोग नाचते गाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर दुआरी लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर नृत्य हो रहा है, गायक लोग अपना गाना गा रहे हैं, एकदम चिल्ला रहे हैं। तो ऐसे इन लोगों की शादी यहाँ पर चल जाती है। तो आगे देखिए, नवरोज। नवरोज कौन था? तो इनका दूसरा कोई होगा। तो नवरोज जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था। इस तरह तुलादान होता था ना, तो इनका भी तुलादान था, तथा बाद में ये वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी। ये जितने भी सामान थे बाद में इसको बांट दिया जाता था हर किसी को। 603 नहीं, 6.3 इसमें पदवियां, उपहार और भेंट, मतलब किसको किसको क्या क्या दिया गया था, ये सब की जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। तो आपको भी ये जानकारी समझने में, सुनने में, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। समझो आप, राज्य अभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे कि अब तो राजा हो गए जी। उद्घोषण मतलब कनीब, पूरा जश्न होता था। और उद्घोषकों द्वारा जब इन गुंजायमान और लयबद्ध पदवियों की घोषणा की जाती थी कि ऐसे 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 पद पर वो पहुंच गए हैं, वे सभा में विस्मय का माहौल बना देती थी। एकदम पूरा एकदम चौंकाने वाला माहौल बन जाता था। और मुगल किस्सों पर राजसी नयाचार, और जब भी जीता जाएगा तो मुगल सिक्कों पर राजसी नयाचार के साथ साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवियां होती थी कि ऐसा ऐसे बात हुआ, ये कांड किए थे, और चलो भैया अब ठीक हो गया, राजा राजा बन गए हैं और ये इस राज्य के अंदर में अधीन में आ गया है। तो योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। जो भी लोग योग्य हैं, उस लायक हैं कि आपको इस नौकरी को दिया जा सकता है, उनको नौकरी दे दिए जाते थे। दरबारी पदानुक्रम में, दरबार में जो भी उनका पद होता था, तो दरबारी पदानुक्रम में किसी भी व्यक्ति की उन्नति को उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवियों से जाना जाता था कि भैया कैसे कैसे आप क्या क्या किए हो। तो यहाँ पर बात स्पष्ट हो जाती है कि उच्चतम मंत्रियों में से, जितने भी मंत्री हुआ करते थे, तो उनमें से एक को दी जाने वाली आसफ खान की पदवी, आसफ खान को एक पदवी दिया गया था। पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ था कि भैया उनको अच्छा पोस्ट मिला। औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ उनके दो अधिकारी हुआ करते थे, अभिजात दो, जिसमें थे जय सिंह और जसवंत सिंह। तो औरंगजेब भी एक हिंदू में वो भी राजपूताना को ही अपना उच्चतम पद पर रखा गया था। जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा, यहाँ पर समझना आप ध्यान से कि औरंगजेब ने दो उच्च पदस्थ अभिजातों, जिसमें जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा, तो मिर्जा राजा की पदवी प्रदान किया गया था। और मिर्जा राजा मतलब अकबर के भाई, सौतेले भाई का नाम था मिर्जा हाकिम, तो उन्हीं के नाम से मिर्जा राज चलता था। तो मिर्जा राज की पदवी उनको मिल गई थी। पदवियां या तो अर्जित की जा सकती थी, अथवा उन्हें पाने के लिए पैसे दिए जाते थे कि भैया ये अर्जी दे दो, इतना रुपया तुमको देते हैं। मीर खान ने अपने नाम में अलिफ अर्थात अ अक्षर लगाकर उसे आमिर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया कि मीर खान को आमिर खान कर दो। आमिर खान करने के लिए 1 लाख रुपया दिया था औरंगजेब को। अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जामा मतलब उनका पहना हुआ जामा, खिल्लत भी शामिल था, जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया हुआ होगा। इसलिए यह समझा जाता था कि वह बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है जो मिलता है। और ऐसा नहीं कि लोग फाड़ फूड़ कर फेंक देंगे। अगर बादशाह को मालूम चला कि वो ऐसा ही लोग कूड़ा करके फेंक ले तो उनको उठवाए, काट देगा, नट्टी काट कर निकाल देगा बॉडी। तो इसलिए जो पुरस्कार मिलता था लोग उनको सजा कर रखते थे, पहनते भी नहीं थे। पहनोगे कैसे? पहन के जाओगे, रजबे कहेगा अरे तू मेरा बराबरी करेगा रे, तेरे को काटेंगे, अभी काटेंगे।
तो ऐसे हो जाता था सरप्पा, सर से पांव तक। ठीक है, तो सर से पांव तक एक अन्य उपहार था, क्या था? सरप्पा। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे। कौन कौन? जामा, पगड़ी और पटका। जामा, पगड़ी, जामा मतलब ऊपर से पहनने वाला, पगड़ी और पटका मतलब जूती आ जाएगा आपको। बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार के रूप में दिए जाते थे। वो बहुत खास पदवियों में बादशाह कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट भी भेंट में दे देता था, उपहार में उनको दे देता था। उपहार में लोग प्रदान कर देते थे और लोग ले भी लेते थे। अब भाई राजा दे रहा है, लेना ही पड़ेगा। ये पगड़ी रखने वाला डिब्बा था उस समय, जिसमें लोग पगड़ी रखा करते थे कि सांप वगैरह ना घुस जाए, कोनो जहर वगैरह ना डाल देवे। एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। कोई भी दरबारी बादशाह के पास खाली हाथ नहीं जाएगा। वह या तो नजर के रूप में या समझ सकते हो कि आप नजराना, तो नजराना के रूप में थोड़ा धन ले जाएगा, या पेशकश के रूप में मोटी रकम वहां पर बादशाह को देने के लिए ले जाएगा। बादशाह को पेश करता था, टैक्स वगैरह जो उछलेगा उसको जाकर दियाएगा। लेकिन खाली हाथ कोई नहीं जाता था। इसीलिए लोग समारोह में जाते हैं तो लोग खा पी कर न्योता कर देते हैं। तो न्योता की बंदोबस्त ऐसे चलती है। राजनयिक संबंधों में उपहारों को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। इसमें राजदूत प्रतिद्वंद राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और संबंधों के जरिए समझौता करवाने के मुताबिक महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करते थे। नहीं समझे? फिर से बताते हैं। जो राजदूत हुआ करते थे, तो राजदूत प्रतिद्वंदित राजनीतिक शक्तियों के बीच, 2 राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि मतलब मित्रता और उनके बीच में संबंध जाहिर करने के लिए, समझौता करवाने के लिए वो हमेशा महत्वपूर्ण कार्य करते थे कि इनके बीच में समझौता हो जाए, 2 राज्य मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में उपहारों की महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक भूमिका होती थी। जो भी इनको दिया जाएगा उपहार, इनको बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में माना जाएगा। टॉमस रो यूरोप का वो क्या था? राजदूत था। तो टॉमस रो को इस बात से बहुत निराशा हुई थी। किस बात से? कि उसने आसफ खान को जो अंगूठी भेंट की थी, आसफ खान को जो अंगूठी दिया गया था, वह उसे केवल इसलिए वापस कर दिया गया था कि वह क्योंकि वह मात्र 400 रुपए मूल्य के थी, इसलिए उसको वापस ले लिया गया। भैया तेरे को दूसरा देंगे, इसकी दाम बहुत कम है। ठीक है, आपको जो भी डाउट है बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे शाही परिवार। शाही परिवार में कौन कौन से आते थे वो भी हमें जानने को मिलेगा जी। घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, सब समझ में आएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। हाँ, ये आप देख सकते हो, आप मेरा चैनल खंगाल डालो, उसमें आपको जो मिले अच्छा सुन डालो, सुन लो, पढ़ लो, एकदम मौज करो। और उसमें नीचे आपको एक और चैनल मिलेगा, उस पर भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी। आपके भले की बात करता हूँ उस पर, ऐसे ही बात नहीं कर देता हूँ मैं। धन्यवाद।